सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच दूसरे दिन थोड़ी राहत भरी खबर आई है। रविवार के मुकाबले सोमवार को तकरीबन 2000 मामले कम आए हैं। 33,574 मामले सामने आए, जबकि रविवार को 35,000 से ज्यादा मामला सामने आए थे। वहीं प्रदेश में पहली बार एक दिन में 26,719 मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हुए। रिकवरी रेट बढ़ रहा है। राजधानी लखनऊ में लगभग 2 हफ्ते बाद मामले 5,000 से कम सामने आए हैं। वहीं लखनऊ में सोमवार को 4566 नए मामले सामने आए, जबकि 6,037 लोग लखनऊ में कोरोना से रिकवर हुए। संक्रमित लोगों में से 11,414 लोगों की आज तक मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,86,346 सैंपल्स की जांच की गई। वैक्सीनेशन का कार्य भी निरंतर चल रहा है और अब तक 97,83,416 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई है और 20,04,64 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगी है। अब तक कुल मिलाकर 1,17,83,880 डोजेस लगाए जा चुके हैं। कोरोना संक्रमण, ऑक्सीजन की किल्लत और रेमडेसिविर को लेकर यूपी में जो स्थिति बन रही है, उस पर सीएम योगी ने कहा है कि कुछ लोग भ्रम की स्थिति बना रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में हालात से निपटने की पूरी तैयारी है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी को सीएम योगी ने नकार दिया। उन्होंने कहा कि मांग बढ़ने से रेमडेसिविर की कमी हुई है। उन्होंने कहा कि जो लोग जमीनी हालात से वाकिफ नहीं हैं, वही यूपी को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। सीएम योगी ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि अगर यूपी में कोई ऑक्सीजन या दवाइयों की जमाखोरी या कालाबाजारी की कोशिश करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सीएम योगी ने संक्रमण से बचने के लिए सभी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। साथ ही सीएम ने कहा कि एक तरफ मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट भी यूपी में तेजी से बढ़ रहा है। जो ये कृत्रिम अभाव पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, ना बेड्स की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। ये कृत्रिम अभाव दिखाने का कुछ लोगों के द्वारा प्रयास और उसके माध्यम से अफवाह पैदा करके एक भगदड़ की स्थिति, क्योंकि जिन लोगों को प्रदेश में अव्यवस्था, अराजकता पैदा करने का अवसर नहीं मिला, ये आपदा का काल है। हमने सर्वदलीय बैठक भी करके सब लोगों से इस बारे में अपील की थी, वे सभी लोग मिल करके इसमें एक एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। राजनीति का समय नहीं। ये कहना कि रेमडेसिविर को कालाबाजारी की जा रही है, मुझे लगता है सरासर झूठ है, क्योंकि इसका तो कोटा भारत सरकार ने तय कर दिया है हर राज्यों का। एक दूसरा, उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी आवश्यकता है उतने रेमडेसिविर हर एक जनपद को और हर सरकारी हॉस्पिटल को उपलब्ध कराया जा रहा है और हर प्राइवेट हॉस्पिटल को भी जिलाधिकारियों के उसमें जिलाधिकारी और सीएमओ की टीम के साथ इस बात के लिए आश्वस्त कर दिया, इस बात के लिए उन्हें दे दिया गया कि भाई हम रेमडेसिविर आपको कंपनियों के माध्यम से बांध रहे हैं, आप इसकी आपूर्ति करें। और सीएम योगी आज टीम 11 की बैठक फिर से करेंगे। सुबह 10:30 बजे टीम 11 की बैठक होगी, वर्चुअल बैठक होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। आज अधिकारियों को नए दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं और पिछले निर्देशों का किस तरीके से पालन हुआ, इसकी समीक्षा भी होगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बैठक में होंगे और टीम 11 की बैठक महत्वपूर्ण इसलिए होती है क्योंकि रोज इसमें मुख्यमंत्री व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हैं, अधिकारियों से फीडबैक लेते हैं। सीएम योगी आज टीम 11 की बैठक करेंगे सुबह 10:30 बजे। ये वर्चुअल बैठक होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और इस बैठक में कोरोना से निपटने को लेकर रणनीतियों पर चर्चा होगी। और बड़ी खबर प्रयागराज से है। कोरोना को देखते हुए हाईकोर्ट ने नई गाइडलाइंस जारी की है। जिला अदालत, अधिकरणों और परिवार जो है कोर्ट के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। तय मुकदमों की सुनवाई अब सिर्फ वर्चुअल मोड से ही होगी। फिजिकल रूप से मौजूद रहकर कोई भी केस नहीं सुना जाएगा। हाईकोर्ट ने वकीलों और वादकारियों की एंट्री पर रोक लगा दी है। स्टाम्प वेंडर और एडवोकेट क्लर्क को अदालत परिसर में प्रवेश नहीं मिलेगा। सिर्फ फ्रेश जमानत, अग्रिम जमानत, रिमांड, बेहद जरूरी केसेस सुने जाएंगे।
1 या 2 से अधिक न्यायिक अधिकारियों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। ड्यूटी रोटेशन के आधार पर होगी। कर्मचारियों की ड्यूटी भी रोटेशन के आधार पर ही लगाई जाएगी। और प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए। मोइन, जिस तरीके से ये हाईकोर्ट ने नियम बनाए हैं, निर्देश दिया है, इसमें कोशिश ये है कि प्रदेश भी बचे और कोर्ट परिसर, कोर्ट में जो लोग आते हैं वो भी बचे कोरोना से। देखिए, पहले ये व्यवस्था इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए लागू की गई थी, हाईकोर्ट और इसकी बेंच लखनऊ के लिए। लेकिन अब जो निचली अदालतें हैं, जिला अदालतें हैं या जो दूसरी अदालतें हैं, उनमें भी इस तरीके की व्यवस्था लागू की गई है। और इसका मकसद साफ एक तौर पर ये है कि अदालतों का कामकाज ना रुके रहे, जो जरूरी मुकदमे हैं उनकी सुनवाई होती रहे, लोगों को राहत मिलती रहे और साथ ही साथ लोग संक्रमण से भी बचे रहें। ये एक व्यवस्था की गई है, ये पार्ट टाइम व्यवस्था है जो है, ताकि लोगों में संक्रमण ना फैले, लोग सुरक्षित रहें और जरूरी मुकदमों की सुनवाई भी हो सके। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो ड्यूटी रोटेशन के आधार पर लगेगी। बहुत जरूरी जो मुकदमे हैं उन्हीं की सुनवाई होगी और वर्चुअली होगी। कोरोना को देखते हुए हाईकोर्ट ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। जिला अदालतों, अधिकरणों और परिवार कोर्ट के लिए जारी गाइडलाइंस जारी की गई हैं और तय मुकदमों की सुनवाई अब सिर्फ वर्चुअल मोड से ही होगी। लेकिन जो बहुत जरूरी है वही, सारे मुकदमे नहीं। और चलिए सीधे रुख करते हैं और जमीनी हालात की जानकारी लेते हैं। हमारे साथ लखनऊ से विवेक त्रिपाठी जुड़ गए हैं, वाराणसी से नीतीश पांडे और आगरा से नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। लगातार टीम 11 की बैठकें जारी हैं, लगातार नई रणनीतियों पर काम हो रहा है, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब से कोरोना की दूसरी लहर पीक पर आई है और लखनऊ ने जो बदहाली पूरे देश को दिखाई अपनी, कितना अंतर आया है? जी, अवधेश, अंतर तो कोई नहीं आया है। मीटिंग लगातार हो रही है, वर्चुअल बैठक मुख्यमंत्री कर रहे हैं, सारे अधिकारी भी जुटे हुए हैं, लेकिन जमीन पर हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। बीच में कुछ एक आध दिन के लिए जब ऑक्सीजन की सप्लाई हुई थी तब लगा था कि स्थितियां ठीक हो रही हैं या हो जाएंगी, लेकिन अब वही स्थिति है। बलरामपुर और केजीएमयू हो या लोक बंधु अस्पताल हो, यहाँ पर ऑक्सीजन की लगातार कमी बनी हुई है। और तो और यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो भी संक्रमित होने लगे हैं। कल ही व्यापारियों ने एक बैठक की थी, लखनऊ व्यापार मंडल जो सबसे बड़ा एसोसिएशन है यहाँ का, उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस शहर में स्थिति इतनी ख़राब है, दवाएं नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत चल रही है, किसी भी बाज़ार में किसी भी दुकान में इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, फेविफ्लू जैसी दवा नहीं मिल रही है, एजिथ्रोमाइसिन तक नहीं मिल रही है। तो ये स्थिति है, जब दवाएं नहीं मिल रही हैं और ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर 15 दिन का लॉकडाउन, यूपी में जो अन्य जनपदों में भी यही हाल है, 15 दिन का लॉकडाउन लगाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो अपनी तरफ से लॉकडाउन लगाएंगे, ये व्यापारियों ने कहा है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसके लिए एक जो ऑक्सीजन ऑडिट करने के लिए IIM लखनऊ के प्रोफेसर के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है। 4 लोग हैं, उसमें 4 प्रोफेसर हैं। वो ऑक्सीजन की डिमांड, ऑक्सीजन की सप्लाई, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, इस बात का ऑडिट करेगी, एक रिपोर्ट जल्द तैयार करेगी। देखिए, ऑक्सीजन लगातार आ रही है, 4 टैंकर आए हैं, 3 टैंकर और आने हैं और ये सिलसिला लगातार बना हुआ है। लेकिन अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है। जो 55 अस्पताल जिला प्रशासन ने अधिग्रहित किए हैं, वहां पर भी ऑक्सीजन नहीं है। कई अस्पताल इसमें से कह चुके हैं अस्पताल संचालक कि हम बंद कर देंगे अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है। तो ये स्थिति है, दवाएं और ऑक्सीजन का टोटा बिल्कुल टोटा है, लेकिन दावे यही हो रहे हैं कि सारे हालात काबू में हैं और इस पर अगर सोशल मीडिया पर चर्चा हो जाए तो उस पर ताकीद अलग आ गई है कि कार्रवाई हो जाएगी। समस्या यह है कि क्या जनता अपनी समस्याओं को भी नहीं बता सकती। आगरा की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर बाके बिहारी गैस प्लांट के मालिक के साथ मारपीट हो गई। उसे बस्ती में घेर कर उसकी गाड़ी पर पथराव किया गया। गैस प्लांट के मालिक पर कालाबाजारी का आरोप है। ऑक्सीजन की कालाबाजारी का वीडियो बनाने को लेकर पूरा विवाद हुआ था। देखिए, ये भाजपा नेत्री दिव्या चौधरी ने गाड़ी पकड़ी, इनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश, ड्राइवर को बोला इनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी ना, इन्होंने एक्शन लिया तो आगे देखा। एक तस्वीर आपने देखी। और इसी आगरा में शहीद नगर स्थित उपाध्याय हॉस्पिटल में मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिलने पर उनके परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। देखते ही देखते बवाल बढ़ गया। ऑक्सीजन की कमी थी यहाँ पर। कल भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी कि पारस अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने को था लगभग, आखिरी मौके पर ऑक्सीजन आया। और अब देखिए एक और तस्वीर। नितिन हमारे साथ बने हुए हैं आगरा से। नितिन, ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, कहीं कालाबाजारी की, कहीं पर ऑक्सीजन के बार बार
आखिरी मुहाने तक पहुंच जाने की, खत्म हो जाने की, ये स्थितियां लगातार बनी हुई हैं। फिर ये लखनऊ को कौन फीडबैक देता है कि कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ज़मीनी स्तर पर सारी चीज़ों की सप्लाई बिल्कुल ठीक है, स्मूथ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अधिकारी पूरी तरह से मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। टीम 11 ने उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया है। तमाम अधिकारी दिन भर झूठ बोल रहे हैं और ऑल इज़ वेल कह के मुख्यमंत्री को एक गलत फीडबैक दे रहे हैं। देखिए, आगरा में एक तरफ ऑक्सीजन की कमी से सांसों की डोर टूट रही है, वहीं दूसरी तरफ ज़बरदस्त कानून व्यवस्था की स्थिति देखने को मिल रही है। कल एपेक्स हॉस्पिटल के तमाम तीमारदारों और लोगों ने हाईवे जाम कर दिया, काफ़ी देर तक हंगामा मचता रहा। उनका कहना है कि हमें गोली मार दीजिए लेकिन हमें ऑक्सीजन चाहिए। बांके बिहारी प्लांट के बाहर जिस तरह से हंगामा हुआ, तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर अपने यहाँ चल ही रही हैं। उपाध्याय हॉस्पिटल में लोग कह रहे हैं कि किस तरह से बड़े अधिकारी का फ़ोन आया और दूसरे हॉस्पिटल में 2 सिलेंडर भेज दिए गए, जबकि वहाँ जो बड़े बाहर जो तीमारदार हैं वो जिल्लत कर रहे हैं, वो लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके पेशेंट को बचा लीजिए। आप समझ लीजिए हो क्या रहा है और तस्वीर किस तरीके से दिखाई जा रही है। कुल मिला के कहा जाए, इस समय आगरा में ज़बरदस्त किल्लत है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। एसपी सिंह बघेल ने जो ड्रग एवं औषधि प्रशासन की जो प्रमुख सचिव हैं अनीता सिंह से बात की है। देर रात रिफाइनरी से जरूर एक लिक्विड ऑक्सीजन का जो मथुरा से टैंकर आया है और कई सारे हॉस्पिटल जहां लिक्विड ऑक्सीजन प्रयोग में लाई जा रही है उनको दिए, लेकिन ये सारी जो ऑक्सीजन है ऊंट के मुंह में जी रहा है। और आगरा की बात बिल्कुल, और उससे भी गंभीर बात नितिन ये है कि जो अधिकारी हैं, ये जो टीम 11 है, ये मुख्यमंत्री से भी झूठ बोल रही है। जमीनी हालात ऐसे हैं कि लोग हाहाकार मचा रहे हैं, पर इस पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्शन होगा नहीं तो अधिकारी जो है ये झूठे आंकड़े परोसते रहेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मुख्तार अंसारी की कोरोना RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एंटीजन के बाद RT-PCR रिपोर्ट भी पॉजिटिव मिली है। फिलहाल मुख्तार को कोरोना का कोई लक्षण नहीं है, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बांदा जेल में आइसोलेशन में मुख्तार अंसारी है। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, क्या जानकारी मिल रही है मुख्तार की सेहत को लेकर, कोरोना पॉजिटिव होने को लेकर? जी अवधेश, देखिए, मुख्तार को बांदा जेल में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक जांच की थी और उनकी जो एंटीजन टेस्ट हुआ था उसमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद RT-PCR जांच के लिए सैंपल लिए गए थे। RT-PCR की रिपोर्ट आ गई। हालांकि कोई ऐसा जो कोरोना संक्रमण के लक्षण हैं वो लक्षण नहीं है, उनको कोई समस्या भी नहीं है। उनका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो भी सामान्य है और जो सांस लेने का स्थिति है वो भी ठीक है, कोई सांस की समस्या भी नहीं है। लेकिन एहतियातन अस्पताल में सारे इंतजाम किए गए। डॉक्टरों की एक टीम लगातार मुख्तार अंसारी का चेकअप कर रही है। वहाँ के जो जेल प्रशासन के अधिकारी हैं उनका कहना है कि अभी तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी होता है तो जेल अस्पताल में उनको शिफ्ट किया जाएगा, या फिर अगर स्थिति बिगड़ती है तो बांदा के जिला अस्पताल में या फिर कोई बड़े अस्पताल में शिफ्ट किया जा सकता है। अभी फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है, कोई भी समस्या नहीं है, इसलिए वो अपनी बैरक में ही है और वहाँ पर उनकी डॉक्टरों की टीम दिन में 3 बार उनका चेकअप कर रही है। लगातार उन पर नज़र रखी जा रही है, तबीयत का उनका हालचाल ले रहे हैं। जेल अधिकारी भी जो यहाँ जेल मुख्यालय के अधिकारी हैं वो भी लगातार जेल प्रशासन से बात कर रहे हैं और उनकी स्थिति पर नज़र रखे हैं। किसी भी ऐसी बिल्कुल, यानी कि जेल प्रशासन का कहना है कि सेहत को लेकर हम गंभीर हैं, कोई दिक्कत होती है तो उस पर जो करना चाहिए वो हम करेंगे। नीतीश हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, कई दिन हो गए ये कहते कहते कि ऑक्सीजन की सप्लाई दुरुस्त हो गई है, रेमडेसिविर की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्थितियां वाकई यही है कि फेविफ्लू और एजिथ्रोमाइसिन भी मिल जाए तो किस्मत वाला खुद को मानिए। तो क्या आप केवल आंकड़ों का खेल चल रहा है या वाराणसी में कुछ बदला भी है जमीन पे? अवधेश, अगर बता दूं तो बनारस में बदला है, लेकिन शून्य मात्र। इसको कहीं कहना गलत इसलिए नहीं होगा कि अधिकारी कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं, उनका ये कहना है। ऑक्सीजन की किल्लत जो उस तरह स्थिति, भयावह स्थिति में, उससे थोड़ी सी सही हुई है, लेकिन आगे अभी और भी सुधार की जरूरत है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें अवधेश कि बनारस में दवाओं की किल्लत है। जिंक और इसके साथ मल्टीविटामिन बनारस के बाजारों से, मेडिकल स्टोर से गायब हैं। यहाँ पर ऑक्सीमीटर जो हैं वो 2,000 2500 रुपए में मिल रहे हैं। आपको बता दें कि पूरी तरह से बाजार पर कहीं ना कहीं ये संकेत हैं कि जमाखोरों का कब्जा है। जब बाजार से जब दवाएं ही गायब हो जाएंगी तो आम इंसान कैसे इस रोग से लड़ेगा। अब इसके साथ आपको बताएं अवधेश
कि जिस तरह से अस्पतालों में बेड की कमी हो रही है, बेड की स्थिति यह है कि बेड को पाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। बीते दिनों जिलाधिकारी ने कहा था कि हमारे पास बेड रह रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन युक्त बेड हमको चाहिए, वो नहीं रह रहे हैं। कहा जा रहा है कि 1000 बेड का बीएचयू में अस्पताल बनने जा रहा है और उससे कुछ समस्याएं दूर होंगी, लेकिन इसके साथ अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि कोरोना का पीक अभी बाकी है। तो क्या समस्याएं यूं ही बरकरार रहेंगी? क्या समस्याओं से निपटने में वाराणसी प्रशासन सफल होगा? रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात कर लें। रेमडेसिविर इंजेक्शन हर कोई गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है, कहता रह रहा है कि हमारे मरीज को एक रेमडेसिविर दे दो, लेकिन वाराणसी प्रशासन उसमें भी कहीं ना कहीं बिल्कुल नीतीश। और सबसे बड़ी बात यही है कि रेमडेसिविर तो ऐसा है कि आप हर जिले में मुसीबत है, हर आदमी मारा मारा घूम रहा है रेमडेसिविर के लिए। और सवाल उठता है कि ऐसे में मुख्यमंत्री को ये कौन बता रहा है कि सर यहाँ पर रेमडेसिविर की दिक्कत नहीं है? हर जिले में लोग रेमडेसिविर के लिए तड़प रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया जमीनी अपडेट्स को बताने के लिए। तो ये असल स्थिति है। हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि जो हालात हम आपको बता रहे हैं ये आपको डराने के लिए नहीं बता रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि सच आप तक पहुंचे, वो जमीनी सच्चाई हम आपको बता रहे हैं कि स्थितियां कैसी हैं। ऐसे में गंभीर रहिए, खुद को बचाइए। बात रामपुर की करते हैं, जहां पर एक स्टाफ नर्स को इतना गुस्सा आया कि उसने डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया। किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसके बाद रामपुर का जिला अस्पताल जंग का अखाड़ा बन गया और देखते ही देखते बात इतनी बढ़ी कि नौबत थप्पड़ तक आ गई। अब देखिए किस तरीके से काफी देर तक यह हंगामा यहां मचा रहा। तो रामपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर डॉक्टर और नर्स के बीच विवाद हो गया और नर्स ने थप्पड़ मार दिया। और मुजफ्फरनगर में मेडिकल कॉलेज में भी हंगामा हो गया। यहां पर एक मृतक के परिजन इस बात पर भड़क गए कि कोविड पेशेंट की डेड बॉडी नहीं दी गई। परिजनों ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। मंसूरपुर क्षेत्र के बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला। और बड़ी खबर प्रयागराज से है। जिला कोर्ट में 27 और 28 अप्रैल को अवकाश घोषित किया गया है। 3 कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद फैसला लिया गया। 2 दिनों तक जिला कोर्ट परिसर को सैनिटाइज कराया जाएगा। 29 अप्रैल गुरुवार को दोबारा जिला कोर्ट में न्यायिक कामकाज शुरू होगा। जिला जज अमरजीत त्रिपाठी ने यह आदेश जारी किया है। तो 2 दिनों तक जिला कोर्ट परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा। 29 अप्रैल गुरुवार को दोबारा जिला कोर्ट में न्यायिक कामकाज होगा, लेकिन हाईकोर्ट के भी निर्देश है कि बहुत जरूरी मामलों में ही सुनवाई होगी। और एक और बड़ी खबर लखनऊ से है। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुनील भराला ने सीएम को पत्र लिखा है। कोविड से बचाव के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की है। अस्पतालों को बेड और ऑक्सीजन की अलग से व्यवस्था करने की मांग की। मेरठ में रोजाना 1500 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। तो जो पत्र लिखे जा रहे हैं एक के बाद एक नेताओं की तरफ से, ये भी इस बात की गवाही देते हैं कि हालात जमीन पर बहुत खराब हैं। लेकिन इन सब के बीच अधिकारियों के टीम 11 के जो दावे हैं कि सब कुछ सही है, ये चिट्ठियां उन दावों की पोल खोलती हैं। हरिद्वार में आज कुंभ का आखिरी शाही स्नान है। कोरोना की वजह से प्रतीकात्मक होगा शाही स्नान। आज शाही स्नान में भीड़ नहीं दिखाई देगी। कोविड लाइन्स का पालन करेंगे साधु संत। और संतों ने, अखाड़ों ने आश्वासन दिया है कि वो कम लोगों के साथ पहुंचेंगे। हालांकि जो 3 बैरागी अखाड़े हैं और जो 2 उदासी अखाड़े हैं, निर्मल अखाड़ा है, ये थोड़ा ज्यादा संतों के साथ पहुंच सकते हैं, लेकिन 7 सन्यासी अखाड़े कम संतों के साथ पहुंचेंगे और शाही स्नान। महाकुंभ में चैत्र पूर्णिमा का आज आखिरी शाही स्नान है और आखिरी शाही स्नान के दौरान हर की पौड़ी पर आप देखिए किस तरह का नजारा है। कोविड की वजह से जो भीड़ होनी चाहिए थी वो भीड़ नजर नहीं आ रही। हालांकि और दिन की अपेक्षा थोड़े ज्यादा लोग आए हैं क्योंकि चैत्र पूर्णिमा है और हनुमान जयंती भी है। उसमें ये महत्व होता है कि खासकर अगर माँ गंगा में डुबकी लगाकर भगवान नारायण की और विष्णु की आराधना की जाए तो सारे पाप दूर हो जाते हैं। और यही वजह है कि और दिन की अपेक्षा आज थोड़ी ज्यादा भीड़ है। लेकिन जिस तरह से चैत्र पूर्णिमा पर दूसरे महाकुंभों में, इससे पहले जो महाकुंभ हुए हैं, उस दौरान भीड़ की बात करें तो यहाँ खचाखच भीड़ रहती थी, बहुत ज्यादा भीड़ होती थी। लेकिन इस बार आप देखिए कि बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है। और इसके बाद अब 9:30 बजे के बाद इस पूरे प्रांगण
को हर की पौड़ी प्रांगण को खाली कर दिया जाएगा और फिर जो अखाड़े होंगे उनके आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तमाम अखाड़े यहाँ पर आएंगे और वो स्नान करेंगे। 9:30 बजे के बाद शुरुआत होगी। सबसे पहले निरंजनी अखाड़ा स्नान करेगा, उसके बाद जूना अखाड़ा करेगा, फिर महानिर्माणी और फिर बैरागी अखाड़े स्नान करेंगे। बैरागी अखाड़े इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हनुमान जयंती पर और जो चैत्र पूर्णिमा होती है उस पर महत्वपूर्ण स्नान करते हैं, उनके लिए सबसे महत्व होता है। कुछ श्रद्धालु आए हैं, अलग अलग प्रदेश से आए, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं भाई साहब? हम आसनसोल। आप सिर्फ यही स्नान करने आए थे? हाँ, यही स्नान करने आए। कोविड भी चल रहा है, कुछ दिक्कत हुई आने में या सामान्य रूप से आ गए? हम लोग वहाँ से RT-PCR टेस्ट करा के आए हैं। उनके साथ ही आए हैं, हम लोग आसनसोल से आए हैं। इतना चलना था हरिद्वार तो अभी नहीं देखा, ऐसा कुंभ में नहीं मिलेगा कभी, लेकिन बाकी सब कुछ नहीं देखने मिला। हम लोग टेस्ट करा के आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके। तो ये दिलचस्प बात है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से कोविड की वजह से लोगों की अपने आप ही ये इच्छा हुई है, अपने आप ही उनके अंदर कहीं ना कहीं ये बात सामने आई है। उन्होंने सोचा है कि कोविड को जिस तरह से कोविड को रोकने की कोशिश की जा रही है वो खुद अब आगे आ रहे हैं लोग, इसी वजह से हर की पौड़ी पर भीड़ कम है। हरिद्वार से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, ABP गंगा। तो हरिद्वार महाकुंभ जो कि पूर्ण कुंभ है, लेकिन शुरू भी देर से हुआ, खत्म भी पहले हो गया। और कोविड के चलते जो आखिरी शाही स्नान है वो प्रतीक मात्र बनकर रह गया है। प्रतीकात्मक आखिरी शाही आज होगा शाही स्नान। 4 शाही स्नान थे, जिसमें से 3 में तो भव्यता दिखी, लेकिन चौथा शाही स्नान प्रतीकात्मक ही रहेगा। पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, कितने बजे से अखाड़ों का स्नान शुरू हो जाएगा और क्या जो कुंभ की रौनक है वो आज गायब नजर आ रही है? हरिद्वार से कुंभ जैसा महसूस नहीं हो रहा है वहां पर? पंकज, सुन पा रहे हैं क्या? आवाज आपको आ रही है? तो पंकज का रुख करेंगे तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हर की पैड़ी की, जहां पर स्नान चल रहा है, श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। लेकिन जो शाही स्नान की भव्यता होती है महाकुंभ में वो पूरी तरीके से गायब है। और कोरोना के कहर के चलते आज जो साधु संत भी पहुंचेंगे स्नान के लिए, 13 अखाड़े जो पहुंचेंगे, वो प्रतीक के तौर पर ही स्नान करेंगे। और एक दर्दनाक खबर आ रही है। मैनपुरी से बाईपास रोड पर एक बड़ा हादसा हो गया। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। पति, पत्नी और बच्चे की इस हादसे में मौके पर ही मौत हो गई। मैनपुरी में हादसा हुआ है, जहां पर बाईपास रोड पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। पति, पत्नी और बच्चे मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। हादसा इतना भयंकर। मैनपुरी में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। किस वाहन से टक्कर लगी ये पता नहीं चल पाया, क्योंकि टक्कर मारने के बाद वो फरार हो गया।